हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 राजनीतिक दल से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल के प्रमुख कितने हिस्से होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 हिस्से। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल के निम्नलिखित में से कौन प्रमुख हिस्से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी: जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह दल कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करता है। दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है, किसी दल की पहचान निम्नलिखित में से किसके आधार से तय होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों: उसकी नीतियों के आधार पर, उसके सामाजिक आधार पर। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल के निम्नलिखित में से कौन कार्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। अगला प्रश्न है, विरोधी पक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विपक्षी दल सरकार के पक्ष में आम जनता को भी गोल बंद करते हैं। ये कथन असत्य है। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोल बंद करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन दल के संदर्भ में सत्य है? पहला है, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। दूसरा है, दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है।
सही गुट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, शासक दल से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिस दल का शासन हो। शासक दल जिस दल का शासन हो, यानी जिसकी सरकार बनी हो। अगला प्रश्न है, हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्यों जरूरत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, जिससे उनकी महत्ता अधिक नहीं रह जाएगी। इसमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या डैश से ज़्यादा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 750। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक ही पार्टियां सक्रिय होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में मुख्य रूप से दो दलीय व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अमेरिका और ब्रिटेन। दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैसी व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा विकल्प के तौर पर देखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुदलीय। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, एक गठबंधन सरकार का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चुनावों के बाद दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है, अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घाल-मेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक स्थिरता की तरफ ले जाती है। दूसरा है, इसके साथ ही बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घाल-मेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक
अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। अगला प्रश्न है, विश्व की संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में कितने तरह के राजनीतिक दल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 तरह के। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न है, जो पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं उन्हें कौन सी पार्टी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई होती हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है, देश की हर पार्टी को डैश में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग में। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा या विधानसभा में कोई दल कम से कम 4 राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त करती है तथा किसी राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होती है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है, किसी दल को भारत में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है, किसी पार्टी को कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में वर्तमान समय में डैश मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्टी पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी नेशनल संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित की गई। एनपीपी पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिलान सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल पीपल्स पार्टी का जुलाई 2013। ये सही है। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी स्थापना नेशनल संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में हुई थी। एनपीपी पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं।
आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का गठन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 में हुआ। पार्टी की स्थापना जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन के विचार पर की गई थी। पार्टी अपने गठन के एक साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद यह गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरी। फिलहाल आपने पंजाब में सरकार बनाई है। 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा में एक सीट हासिल की। बहुजन समाज पार्टी, ये स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में गठित की गई थी। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, 1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोधी है। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नेता ने भारतीय जन संघ को गठित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी, पुराने भारतीय जन संघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, नेशनल पीपल्स पार्टी को निम्न में से कौन नेता ने गठित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल संगमा ने। नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित की गई। एनपीपी पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मिलान असत्य है? पार्टी का नाम और स्थापना का वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक जनशक्ति 2001। ये गलत है। जनता दल यू, इसका गठन 1999 में हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन 2000 में हुआ। राष्ट्रीय जनता दल का गठन 1998 में हुआ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन 2013 में हुआ। अगला प्रश्न है, बर्लुस्कोनी निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री रहे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली के। बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं। वे 1993 में गठित फोर्जा इटालिया के नेता हैं। उनकी कंपनी कई टीवी चैनल, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन गृह, एक फुटबॉल क्लब और बैंक की मालिक है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, वंशवाद की चुनौती और दलों में पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से जुड़ी है। यह है वंशवाद की चुनौती। चूँकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं, इसीलिए सामान्य कार्यकर्ता तीसरी चुनौती दलों में पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें।
चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है। अगला प्रश्न है, दल बदल शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति द्वारा विधानमंडल के लिए चुने गए दल से अलग दल में जाना। दल बदल विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। अगला प्रश्न है, अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में निम्न में से कौन प्रयास किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को सुधारने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। दूसरा है, सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। दो और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियां लिखने, प्रचार करने गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 लोकतंत्र में परिणाम से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।